ज्योग्राफी, अच्छा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हम पढ़ रहे थे, हमने इसके कैपिटल्स भी देखे, कंट्रीज को भी तरतीब से देखा किस तरह से तैयार करना है, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो जनरल इंफॉर्मेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है अफ्रीका का, इस तरह के एमसीक्यूज हमने देखे। रिवर नाइल को पढ़ा कि लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर हमने कल नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट किया था, नॉर्थ अमेरिका में डिफरेंट कंट्रीज पढ़े हमने, और इजिप्ट हम पढ़ रहे थे। इजिप्ट की हमने काफ़ी डिटेल पढ़ी, जमाल अब्दुल नासिर को पढ़ा, सुइस कैनाल को कब नेशनलाइज हुई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें भी हमने पढ़ी। फिर हम इसके प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, और उसमें थे अनवर सादात, आई थिंक वहाँ पर हमने छोड़ा था। अनवर सादात को हम पढ़ेंगे कि ये थर्ड प्रेसिडेंट थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जी क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम हैं जिन्हें नोबल पीस प्राइज भी मिला, फर्स्ट मुस्लिम है, और इजिप्ट के भी पहले पर्सन है जिन्हें नोबल प्राइज मिला। अनवर सादात थर्ड प्रेसिडेंट है। ठीक है, 78 में इनको नोबल पीस प्राइज मिलता है, विद इसराइल पीएम मेंचम बैगिन ने। मेंचम बैगिन के साथ, क्या मीना चेम बैगिन के साथ इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। बेसिकली होता क्या है, जब जंग छिड़ रही थी तो उन्होंने इसको ठीक है, कम डाउन किया था कि भाई जंग वगैरह ना करें, इस तरह की वजह थी। इसकी इन्हीं के साथ 78 में जब हम इसराइल पढ़ेंगे ना, वहां आपको इसका समझ आएगा कि बेसिकली ये हुआ था कि जब इसराइल, ये बात आपने लिखनी नहीं है, इसराइल जब जैसे बना था 48 में, तभी से इस पर अरब इसराइल की वार्स होती रही हैं। तो अरब इसराइल वार्स हुई हैं बेसिकली तीन, और बाद में फिर उन्हीं वार की सीरीज में ही एक सीरीज थी जिसको पैसिफाई किया था अनवर सादात ने। ठीक है, अनवर सादात ने पैसिफाई किया था, उसी की वजह से फिर अनवर सादात को भी नोबेल पीस प्राइज मिला, और मेनाचेम बैगिन को भी पीस प्राइज मिला, कि दोनों की जंग हुई थी, दोनों ने खत्म कर दी। बात यह है, फर्स्ट मुस्लिम है जिसको नोबेल नोबेल प्राइज मिला, फर्स्ट मुस्लिम है जी नोबेल प्राइज मिला जिसको। इजिप्ट को जैसे ही ये एक नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद सीरीज एक इसकी स्टार्ट हो गई। अब दुनिया में मुस्लिम मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जिसको अवार्ड मिले हैं, सबसे ज्यादा पर्सन जहाँ हैं, जिस कंट्री में हैं जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं, वो इजिप्ट है। ठीक है, तो मोस्ट नोबेल प्राइज हैं इजिप्ट के, कितने, 5। और अगर ओवरऑल दुनिया में बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज हैं वो यूएसए के लोगों को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा टोटल अगर बात करें तो 15 मुस्लिम ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उसमें हमारे पाकिस्तान के 2 हैं। ठीक है, एनीवन आप बताएंगे कौन कौन से पाकिस्तानी पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला हो? डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफ। किस सन में मिले थे? मलाला यूसुफ को 2014 में, जी, और और डॉक्टर अब्दुल सलाम का याद नहीं है। 79 में। ठीक है, गुड, शाबाश। ओवरऑल यूएसए सबसे ज्यादा मिले हैं। अब इसकी थोड़ी डिटेल पे आते हैं कि हुआ क्या था, जिस तरह भी मैंने बताया। अब उसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, इसने क्या किया। ही इनिशिएटेड सीरियस पीस निगोशिएशंस विद इसराइल। कैंप डेविड अक्कड़ हुआ था, ये कैंप डेविड अक्कड़ हुआ था, साइन बिटवीन अनवर सादात और इसराइल का जो था मीनाचेम 78 में। कैंप डेविड अक्कड़, ये अब जो आपको मैंने बताया कि वो किस तरह से अरब इसराइल वार्स हुई थी, इसराइल पे हमले होते रहते, तो बाद में फिर इसने कहा था लड़ाई लड़ाई माफ करो और अल्लाह का घर साफ करो, अनवर सादात ने। क्योंकि इसराइल और इनकी आपस में टॉक्स हुई थी, और डिफरेंट अरब कंट्रीज भी थे, कैंप डेविड अक्कड़ हुआ था। बाद में फिर 1981 में इसको कत्ल भी कर दिया गया, जाहिर है। जो मुस्लिम्स हैं वो तो सही नहीं समझते ना। अब जिस तरह पाकिस्तानी की बात करें तो वो कहते हैं एटॉमिक बम क्यों बनाया हुआ है, लॉन्च करो। बहुत से पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं कि जो ना जिहाद होना चाहिए, इस तरह की। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि ये बंदा सही नहीं है, इसने यहूदियों के साथ इत्तेहाद कर लिया, सपोर्ट किया इसको, उसको कत्ल कर दिया 81 में। जनरल जिया, अब 81 में अनवर सादात को कत्ल किया, 1981 में ही जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के थे, उन्हें भी कत्ल किया गया।
ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश जियाउर रहमान, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया था 81। क्यों कत्ल किया था ये अब उस वहां पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हस्नी मुबारक आ जाते हैं। हस्नी मुबारक फोर्थ प्रेसिडेंट हैं। जो इस इजिप्ट की जो है ना, हमने हिस्ट्री बड़ी डिटेल से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखें अनवर सादात हमने क्यों पढ़ा, आपको अंदाजा हो गया होगा। जमाल अब्दुल नासिर क्यों पढ़ा था, सुइस केनाल और उसको नेशनलाइज करना, फिर उसका जो जनाजा था इतना बड़ा, ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट था, चुनाचा हमने इसको तरतीब दी है। अब थर्ड प्रेसिडेंट के बाद फोर्थ प्रेसिडेंट हस्नी मुबारक हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये डिक्टेटर था, 30 साल तक इसने रूल किया, 1981 से 2011 तक। या फेसबुक रेवोल्यूशन के असरअंदाज होकर फिर ये खत्म हुआ, इसको हटाया गया हस्नी मुबारक को। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी थी। मुबारक वॉज अ कैरियर ऑफिसर जी, इजिप्शियन एयरफोर्स में ये बंदा था। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद ही वॉज डिथ्रोन इन 2011, ये बात हो गई है फेसबुक रेवोल्यूशन के दौरान। तहरीर स्क्वायर, तहरीर स्क्वायर असल में इसको मर्टियर स्क्वायर भी कहते हैं। पेपर में पीपीएससी के पेपर में तहरीर स्क्वायर पूछा हुआ है। ठीक है, कायरो में। ये बेसिकली जब इनमें रेवोल्यूशन आए थे तो इस चौराहे पर, ठीक है, वो जिस तरह होता है ना टी चौक का धरना, पाकिस्तान में टी चौक का धरना, टी चौक पे धरना दिया हुआ, तो ये तहरीर स्क्वायर भी इसी तरह है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चौक है, वहां पर जाके धरने दिए, लोगों ने आवाजें उठाई पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ, तो उसको फिर तहरीर स्क्वायर कहते हैं। तो जाहिर है फौज ने फिर उसके अगेंस्ट उन लोगों को मारना वगैरह तो था ना, इसलिए इसको मर्टियर स्क्वायर भी कहते हैं कायरो में। मोहम्मद मर्सी ये फिफ्थ प्रेसिडेंट थे 2012 से 13 के दरमियान। ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट थे जी। तो लोगों ने तो यही चाहा कि अब डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन इजिप्ट, ध्यान से बात को समझना, इजिप्ट जो है वो लोकेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसके बिल्कुल सामने मेडिटेरेनियन सी है, राइट साइड पर रेड सी है, फिर इसमें सुइस कैनाल है। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन रूल नहीं कर सकता। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन रूल करेगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन रूल करेगा तो फिर वेस्टर्न पावर्स के लिए वो पावर्स जो यहाँ पर ट्रेड करती हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने फिर अपने हक मांग लेना है, उन्होंने उसने रास्ता रोक लेना है। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि यमन, हबशा, ठीक है, फिर इरिट्रिया, वो वाले कंट्रीज, और ये इजिप्ट, यहाँ पर कभी भी सुकून नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जहाँ से ट्रेड रोकी जा सकती है। यहाँ पर मोस्टली जो भी रूलर आता है वो पपेट होता है, वीक गवर्नमेंट होती है, उसके सपोर्टर होते हैं पीछे। ठीक है जी। तो मोहम्मद मुर्सी चूंकि डेमोक्रेटिकली आया था, इसलिए इसको फिर 2012 से 13 के दरमियान ही था, और बाद में इसको भुगतना पड़ा एक अरसे तक अपने 1 साल की हुकूमत। सिक्स प्रेसिडेंट आ गया जी, अब्दुल फतेह सीसी। ये करंट प्रेसिडेंट भी है इजिप्ट का। सॉरी, ये देख लीजिएगा, तो मैंने देखा नहीं, अब्दुल फतेह सीसी ही है या कोई और है। ठीक है, देख लेना। रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है जी मोहम्मद मर्सी, फ्रॉम ऑफिस कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह। चलो छोड़ो इसको। मोहम्मद अल बेराती, ये वाइस प्रेसिडेंट था इजिप्ट का 2012 से 13 के दरमियान। अल बेराती, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसको नोबेल प्राइज मिला था 2005 में। 2005 में अल बेराती को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द एफर्ट टू प्रिवेंट न्यूक्लियर एनर्जी। ये बंदा बड़ा अच्छा स्पोक्समैन था। ठीक है, बड़ा अच्छा स्पोक्समैन था फॉर बीइंग। इसने कहा था कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्यों लोग, मतलब एटॉमिक पावर्स बनते जा रहे हैं, अगर तमाम कंट्रीज एटॉमिक पावर बन गई, किसी एक का दिमाग घूम गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी फॉर बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए कभी नहीं होनी चाहिए, टू इंश्योर दैट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। बिजली वगैरह बनाएं उससे आप। ठीक है, एटॉमिक बम क्यों बनाते हैं, बिजली बना लें बस, यूरेनियम का इस्तेमाल करें, बिजली बनाएं। ये था, इसलिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट हमारा रीजन है ईस्ट अफ्रीका। अब ईस्ट अफ्रीका में हमने पहले पढ़ा था सीड, सीड फॉर सोमालिया, एरिट्रिया, एथियोपिया एंड कीनिया। फिर हमने टक पढ़ा था तंजानिया, युगांडा और कीनिया।
ये कंट्रीज हमने पढ़े थे। फिर डिफरेंट और कंट्रीज भी हमने इसमें देखने हैं, ज़ैम्बिया, मोज़म्बिक, ज़िम्बाब्वे वगैरह वगैरह, कि कुछ कोमोरोस, सिचिलीज। हम सिर्फ वो कंट्रीज पढ़ेंगे जो पास पेपर में जहाँ से एमसीक्यूज आया है। ठीक है, जहाँ से वो एमसीक्यूज आया है वो पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। या फिर आप जैसे उसकी एक हेडिंग दे देना, और इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप लिख लेना। दूसरा ये है कि उसके कैपिटल्स कुछ के मैंने बताए हैं, कुछ साथ साथ बताऊंगा, कुछ जो है मिस हो जाएंगे तो आप फिर इनको कैपिटल्स भी देख लेना। फर्स्ट कंट्री है हमारा साउथ सूडान, जो कि हम पीछे सूडान, अब सूडान से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। साउथ सूडान जो हिस्ट्री है इसकी थोड़ी बहुत, वो हम इसे साउथ सूडान में ही पढ़ लेंगे। साउथ सूडान का कैपिटल है जोबा, जो इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान। और नॉर्थ सूडान का क्या है, खरतूम। दोनों को हम यही पढ़ लेंगे, ठीक है। नॉर्थ सूडान है ईस्ट अफ्रीका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका का, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रीज हम एक साथ पढ़ लेंगे। ये कभी एक ही कंट्री हुआ करता था, ये सारा एक कंट्री होता था, काफी बड़ा था। अब इसको अगर मिला लो ना तो ये अल्जीरिया से बड़ा बनता है। जब ये कंबाइन थे तो फिर लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया था सूडान। बाद में डिवाइड हो गए। डिवाइड क्यों हो गए, किस सन में हुए, क्या रीजन थी, ये हम देखते हैं। ये यंगेस्ट कंट्री है, साउथ सूडान की बात हो रही है। देखें, एक ऊपर वाला नॉर्थ सूडान नॉर्थ पे है, लेकिन उसको सिर्फ सूडान कहते हैं। एक साउथ सूडान बन गया। तो 2011 में ये साउथ सूडान बना था, 2011 में, इसलिए इसको यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। अब साउथ सूडान और सूडान का कंपैरिजन करते हैं। जो सूडान है, ऊपर वाला कंट्री, उसमें ज्यादातर अरब्स हैं, यानी कि मुस्लिम्स हैं, 91% मुस्लिम्स हैं। जबकि साउथ सूडान है तो 8% मुसलमान है वहां पर सिर्फ, और 50% क्रिश्चियंस हैं। अब आपको समझ आ गई होगी यहीं से कि जहाँ पर क्रिश्चियन ज्यादा है, मुस्लिम्स कम है, तो क्रिश्चियंस हैं, ये इन्होंने बर्दाश्त तो नहीं करना था ना कि ये वाला एरिया है क्रिश्चियन मेजोरिटी का, तो हम आखिर क्यों ना अपना अलग कंट्री बना लें, इनके अंडर क्यों हम काम करें, मुस्लिम्स के अंडर। और दुनिया में हुकूमत किसकी है, क्रिश्चियंस की। आजकल क्रिश्चियंस ही रूल कर रहे हैं ना, हमारे हमारे ऊपर भी रूल कर रहे हैं क्रिश्चियंस बेसिकली। तो ये जो क्रिश्चियंस हैं, फिर उन्होंने सपोर्ट करना था इनको, और ये मसला रिजॉल्व हो गया, साउथ सूडान बन गया। आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो पाया, ठीक है, इसराइल फलस्तीन का मसला हल नहीं हो पाया, ठीक है? म्यांमार में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, वहां पर मसले मसाइल हल नहीं हुए तो लेकिन ये मसला देखो कैसे हल किया इन्होंने फौरन से। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है सूडान की और साउथ सूडान की। इंडिपेंडेंस हुई जी 56 में, ठीक है। इसकी भी इंडिपेंडेंस हुई कहाँ से, ब्रिटिश से। ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हुई सूडान की 56 में। अब 56 में इधर इंडिपेंडेंस हुई, इधर सिविल वार स्टार्ट हो गई 1955 से 72। अब सिविल वार का क्या मतलब है जी, कि वहां के जो क्रिश्चियंस थे और मुस्लिम्स थे, यानी कि नॉर्थ वाला हिस्सा और सूडान वाला हिस्सा, उनके दरमियान आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो ये फर्स्ट सिविलियन वार थी। सेकंड सिविलियन वार फिर 83 से 2005 तक होती है। ये भी क्वेश्चन आता है पास पेपर में कि फर्स्ट सिविलियन वार सूडान में, साउथ सूडान में कब हुई थी, 55 से 72। अब सेकंड सिविल वार भी याद रख लें। बाकी इसकी डिटेल निकालने की जरूरत नहीं, कितने बंदे मरे, कौन हेड था, ये वो, बस फिलहाल के लिए इतना ही, फिलहाल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। हाँ, 2 बिलियन, ये थोड़ी बात है स्पाइसी। 2 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। 2 मिलियन का मतलब क्या हुआ जी, 2 मिलियन कितने फिगर बनेगा आम गिनती में, 20 लाख या 2 करोड़। 20 लाख, 20 लाख लोग की डेथ हुई। When was South Sudan gained independence from Sudan? 9 जुलाई 2011 को। मे भी 9 जुलाई पूछा है उसने, 2011 लाजमी पूछा हुआ है। तो 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान आज़ाद हो गया।
फिर अबैसी, अबी या अबी, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ध्यान से समझें। ऊपर नॉर्थ सूडान है, नीचे सूडान है, साउदर्न साउदर्न सूडान है। इसके दरमियान में एक एरिया है एबी, ABYEI, ठीक है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का, बिटवीन द बोथ कंट्रीज, गवर्न बाय बोथ कंट्रीज साइमल्टेनियसली। वो कहते हैं 5 साल आप रूल करो, 5 साल हम करते हैं। कितना प्यारा निजाम है। बात ही खत्म हो गई, 5 साल आप ले लो, 5 साल हम ले लेते हैं, जो फवायद होंगे, जो पानी इधर से निकलता है, हम आपस में तकसीम करते हैं 5-5 साल के लिए। कश्मीर का मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ। कश्मीर में भी तो कर सकते थे ना, फिर 5 साल आप रूल कर लें, 5 साल हम कर लें, या पार्टीशन इक्वल कर लें, कोई हल करें ताकि खत्म हो लड़ाई झगड़ा, नहीं। लेकिन ये एबी जो है, ये एक तरह का मॉडल है बेसिकली। एबी का एक मॉडल है कि कश्मीर को इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। आप रेफरेंस दे सकते हैं कि नॉर्थ सूडान साउथ सूडान नहीं काम कर रहे इस पैटर्न पे, कर रहे हैं। ठीक है, कश्मीर का अगर कोई इंटरव्यू में पूछ ले, तो आप ये उसको हिंट दे सकते हैं, एक बात कर सकते हैं, एक आर्गूमेंट दे सकते हैं। फिर उसको जब आर्गूमेंटेटिवली आप प्रूव करोगे कि भाई वो नॉर्थ सूडान साउथ सूडान में भी तो एबी मॉडल है ना, वो फॉलो कर रहे हैं एबी मॉडल, मतलब वो खुद एक एबी एरिया है जो साइमल्टेनियसली उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, रूल कर रहे हैं। यकीनन वो इम्प्रेस होगा आपसे। जिबूती, ठीक है, यहाँ पर वैसे तो मैंने नहीं आपको लेक्चर में नहीं कराया, लेकिन यहाँ देखें, ये कहता है कि माउंटेन है माउंट मूसा, 6,652 फीट, काफी बड़ा माउंटेन है, मे बी ये काफी हाइट है इस माउंटेन की, 6,652 फीट। तो देख लीजिएगा, माउंट मूसा, नाम भी इसका मूसा है, तो शायद कभी पूछ ले। लेक एसल, साल्टियस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नमकीन तरीन लेक है। लेक लेक एसल, साल्टियस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम कहें कि लार्जेस्ट साल्टी लेक कौन सी है, तो फिर आप बताओगे कौन सी भाई? मैं कहूँ कि लार्जेस्ट साल्टी लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट salt lake in the world. ये लेक एसल है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कैस्पियन सी, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सुपीरियर। वापस आते हैं जी। इट इज आल्सो द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, 150 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल से 150 मीटर गहरा पॉइंट है लेक एसल का, लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। अफ्रीका में, ठीक है, इसका लोवेस्ट है, जिसका डीपेस्ट रिवर पढ़ा था हमने कल वाले लेक्चर में, ये साल्टी लेक है, साल्ट लेक एसल। अगर मैं आपको कहूँ, ध्यान से समझिए सर, अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई लेक एसल को साल्ट से जोड़ो, ये साल्टियस्ट लेक है ना, लेक एसल को साल्ट से जोड़ो, तो जोड़ें जरा, किस तरह से जोड़ेंगे? जोड़ें, शाबाश, इसको कनेक्ट करें ताकि ये भूले ना, जल्दी, शाबाश। सिर्फ एस नहीं कुरतुलैन, सिर्फ एस नहीं, देखिए SAL आ रहा है, पूरे का पूरा, ये सिर्फ टी की जरूरत है, पूरे का पूरा साल ही आ रहा है। साल्ट, साल्टिएस्ट, एथियोपिया, कंट्री हबशा है, ठीक है, इसको हबशा कंट्री कहते हैं। और आप इसका मैप देखें,
इसका मैप देखें, इसको समंदर नहीं लग रहा। ठीक है, इसको समंदर नहीं लग रहा है। एडिस अबाबा इसका हेड दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। एथियोपिया का जो हेड कैपिटल है वो एडिस अबाबा है। विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम एथियोपिया बाय द रेड सी? रेड सी और से कौन सा कंट्री सेपरेट है? देखिए, ये एथियोपिया है और ये यमन है, दरमियान में क्या है? रेड सी। हालांकि एथियोपिया को समंदर नहीं लगता ये, लेकिन ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, इसी तरह उसने पूछा हुआ है। एथियोपिया और यमन को कौन सेपरेट करता है? रेड सी सेपरेट करता है। सिविल वार आई थी जी एथियोपिया में 1980, सिविल वार की वजह से 1983 में यहाँ पर लार्जेस्ट फेमिन आया था। ड्यू टू सिविल वार, ड्रॉट, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हो गई, लोकस्ट स्वार्म्स आए एथियोपिया में। तो इस एथियोपिया में बहुत बड़ा फेमिन आया 83 में। देखें, तस्वीरें देखी भी नहीं जा रही। और डेथ ओवर 1 मिलियन 83 में जो डेथ हुई थी, 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान हैं। ओवरऑल परसेंटेज तो पता नहीं कितनी होगी। कहते तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सोने देता, मतलब भूखा नहीं, भूख से कभी नहीं बंदा मरेगा। रिस्क का उसका वादा है ना। तो ये क्यों होता है, क्या वजह है, अल्लाह की इसमें क्या हिकमत है, कोई नहीं जानता। सोमालिया। ये सोमालिया कंट्री है, इसका कैपिटल है जनाब मोगाडिशु। मोगाडिशु कैपिटल है इसका। जहाँ पर माल होता है, सो माल, सो मतलब बहुत सारा, जहाँ पर बहुत सारा माल होता है वहां पर फिर मोगाडिशु ही होती है, यानी कि लड़ाइयाँ ही होती हैं। टिश्यू टिश्यू जिस तरह से कुछ बना लें, ऐसा मुझे तो ऐसे ही याद आता है। सोमालिया। बस उसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर ये सोमालिया और यमन, इनको फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। सोमालिया और यमन को फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, कि इतने ज्यादा लोअर हैं। क्यों कहते हैं जी इसको? इन्होंने रखा हुआ ही ऐसा है, क्योंकि देखिए ये बॉर्डर कंट्री है, गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर लगता है। अगर ये वंस अगेन, ये जो कंट्री है सारे, ये इरिट्रिया, एथियोपिया, ये सारे गरीब कंट्री हैं। जिबूती, ये गरीब कंट्रीज हैं। क्यों? इनको रखा हुआ ही गरीब है। अगर ये स्ट्रांग हो गए तो इन्होंने आवाज उठानी है इस एरिए पे। अब इनको ये थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। ठीक है, अब आप किसी रेहड़ी वाले से सूट ले लें फॉर एग्जाम्पल, या जूती ले लें, कोई रेहड़ी पे लगा के खड़ा हो, या वो घर में बेचने आ जाती है औरत, वो क्या कहते हैं उसको, दोरियां ले लो, केस ले लो, वो कहती है जनाब 2,000 के, और आप क्या कहते हो? 200 रुपए के दे दे, 500 के दे दे। ठीक है, लेकिन अगर किसी बड़े मॉल में चले जाओ, फिर कितना रेट बताते हैं। तो अगर कोई अमीर हो जाता है, कोई स्ट्रांग हो जाता है, उससे कभी भी निगोशिएट नहीं किया जाएगा। अगर कोई बंदा स्ट्रांग है, अमीर है, लेकिन एक गरीब बंदे से हर बंदा निगोशिएट करेगा, बात करेगा, और उसको हमेशा कम मुनाफा देगा। देयरफॉर यही रीजन है कि ये गरीब कंट्रीज है, गरीब इनको रखा हुआ है ताकि ये निगोशिएट ही ना करें। यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल शबाब, सुन्नी इस्लामिक मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ऑनगोइंग सोमालिया सिविल वार। सोमालिया की सिविल वार में ये बड़ी एक्टिव है, अल शबाब ऑर्गेनाइजेशन। पायरेट्स ऑफ सोमालिया, ये भी मशहूर हैं। समुद्री डाकू, सोमालिया के समुद्री डाकू मशहूर हैं। सोमाली पायरेट्स हैव अटैक्ड हंड्रेड्स ऑफ वेसल, वेसल कहते हैं बहरी जहाज को, इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, ये मशहूर हैं सोमालिया के पायरेट्स। तंजानिया, तंजानिया का जो कैपिटल है वो है दारुस्सलाम। दारुस्सलाम भी है और डूडूमा भी है, दोनों इसके कैपिटल है। बाजू का
ऐसा होता है कि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू कैपिटल्स, सभी हो जाता है। तो एक होता है कैपिटल, और जिस तरह पाकिस्तान का, हाँ भी पाकिस्तान के कितने कैपिटल हैं, क्या पूछ सकता हूँ मैं आपसे, पाकिस्तान का एक ही कैपिटल है या ज्यादा है? हाँ जी, एक ही है ऑफिशियली, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहे कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है, तो वो कराची होगा। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड, कराची को पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। एक तो वो पहले कैपिटल हुआ करता था, दूसरा वो काफी इनकम देता है, इंडस्ट्रीज बहुत हैं वहां पर, इसलिए इसको फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। एक क्रिश्चियन मेजोरिटी नेशन है तंजानिया, क्रिश्चियन मेजोरिटी नेशन, विद इस्लाम बीइंग द लार्जेस्ट माइनॉरिटी फेथ इन द कंट्री। जिस तरह इंडिया में हिंदू असल में मेजोरिटी में हिंदू हैं, लेकिन लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन है? मुसलमान। हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा माइनॉरिटी किसकी है? मुसलमानों की। तो तंजानिया एक ऐसा कंट्री है, और इसका कैपिटल क्या है जी? दारुसलाम। तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? क्रिश्चियन रूल कर रहे हैं, और लार्जेस्ट माइनॉरिटी कौन है? मुसलमान। माउंट माउंट किलीमंजारो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है। माउंट किलीमंजारो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है, 5,900 मीटर। अच्छा, पीछे हमने माउंट मूसा पढ़ा था, वो तो 6,000 समथिंग था ना? हाँ भाई, 6,000 समथिंग था। इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको देखते हैं, क्योंकि पीपीएससी में किलिमंजारो ही आता है, तो माउंट मूसा को क्यों नहीं कह रहे? इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको सर्च करते हैं जरा। ठीक है, लेक टंगनीकिया। इसको आप खुद ही तंग नहीं किया, बस यूं ही पढ़ लें, इसको तंग नहीं किया, लेक तंग नहीं किया। ठीक है, अफ्रीकन ग्रेट लेक है। देखिए, अफ्रीकन ग्रेट लेक, कुछ ग्रेट लेक्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन अफ्रीका की जो तंग नहीं किया लेक है वो अफ्रीका की ग्रेट लेक कहलाती है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम भी है। ठीक है, एंड सेकंड डीपेस्ट भी है इन ऑल केसेस आफ्टर बेअकल लेक। यानी कि जो डीपेस्ट लेक है वो लेक बेअकल है। बेअकल कहता हूँ मैं इसको, बेअकल नहीं होगी जब भी उसके अंदर कूदेगा ना। तो सेकंड डीपेस्ट कौन सी है? लेक तंग नहीं किया, ये अफ्रीका की ग्रेट लेक है, जो सबसे इलोंगेटेड लेक है। कोलंबो फॉल्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्रीथ टेकिंग फॉल इन वाटरफॉल है अफ्रीका में, कोलंबो फॉल्स। ये पास पेपर में नहीं आया, ना तंग नहीं किया भी नहीं आई, और कोलंबो फॉल भी नहीं आई पास पेपर में। ब्रीथ टेकिंग फॉल है, क्यों? 772 फीट है, और अनब्रोकन ड्रॉप है, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट अनइंटरप्टेड फॉल ऑन द कॉन्टिनेंट। कोलंबो फॉल वैसे पूछ लेगा, जरूरी नहीं इसकी क्वालिटी पूछे, जरूरी नहीं इसकी क्वालिटी पूछे, वैसे पूछ लेगा। तो 772 फीट है इसकी हाइट। युगांडा, कंपाला, कैपिटल इंपॉर्टेंट है इसका, युगांडा का भी, युगांडा कंपाला। यहाँ का एक शख्स था अदी अमीन, युगांडा का डिक्टेटर था, 71 से 79। बड़ा जालिम आदमी था, बहुत ज्यादा जालिम था। इसको बुचर ऑफ
द युगांडा भी कहते हैं, यानी कि युगांडा का कसाई। इसने जैसे ही तख्त पे बैठता है, ये प्रेसिडेंट बन जाता है, थर्ड प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद अपने मुखालफिन को ये बहुत मारता है, ठीक है, जिंदा काट देता है, जिसको कह देते हैं कत्लो गारत। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी लेकर आया, गरीबों को दबा दिया इसने बिल्कुल, मुल्क का बुरा हाल हो गया। और अपने मुखालफिन जो इसके अगेंस्ट थे, जिन्होंने इसको वोट नहीं दिया, जो इसके अगेंस्ट बोलते थे, उनको कत्लेआम शुरू कर दिया इस शख्स ने। एक आदमी गद्दा आदमी था, ठीक है, फ्यूचर ऑफ युगांडा। तो फिर ध्यान से समझें इसको, ये युगांडा का है। तो जब इस यहाँ पर तंजानिया और तंजानियन आर्मी ने इसको जब देखा कि यार ये इतना गलत आदमी है, तो वहां पर तंजानियन आर्मी रेबल फोर्सेस ने कैप्चर किया कंपाला 79 में, यानी कि तंजानिया ने फिर जान छुड़वाई इसकी, इस कंट्री के लोगों की, इस बंदे से। अच्छा, इसकी शक्ल देखें, इस शक्ल से ऐसा खौफनाक लगता है। फिर उसने उसको मतलब मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, लेकिन उसको मुल्क बदर कर दिया अमीन को, तंजानिया आर्मी ने। ये कहाँ पर गया सबसे पहले? लीबिया गया, लीबिया से फिर ये इराक गया, इराक से फिर सऊदी अरब गया, वहां पर हज करता रहा। सऊदी अरब वाले ने कहा हमें पैसे दे दो बस, कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी रहो, जैसे जो मर्जी गुनाह करके आए हो, हज करोगे सारे पाप धुल जाएंगे आपके। 2003 तक फिर ये वहीं पर रहा, और उसकी वहां पर डेथ हो गई। फिर यकीनन जन्नत में गया होगा, क्या पता, हज वगैरह कर लिए थे ना इसने, सऊदी अरब के हुक्मरान को राजी किया इसने। ओआईसी की मीटिंग में आया था, पता नहीं भाई, ये नहीं, ये नहीं पता। जिका वायरस, पाप, पाप नहीं धुल गए, पाप धुल गए, पा, पाप धुल गए, यानी कि गुनाह खत्म हो गए। अच्छा, जिका वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा 2003 में, सॉरी 2023 का एक क्वेश्चन है। जिका वायरस को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था। जिका वायरस क्या होता है? ये मैटरनल ट्रांसमिशन होती है, और बच्चे का जो सर है बिल्कुल छोटा रह जाता है। माइक्रोसीफेली इसको कहते हैं, माइक्रोसीफेली, माइक्रोसीफेली कहते हैं। फिर कीनिया, ये कंट्री है कीनिया, का कैपिटल देख लेना, यहाँ पर नील शो हो रहा। कीनिया का ये क्वेश्चन है, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया फ्रॉम 64 से 78? जोमो केनियाटा। 64 से 78 प्रेसिडेंट था। क्यों जी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एंटी कॉलोनिस्ट था, कीनिया था, पॉलिटिशियन था, जिसने कीनिया को गवर्न किया, एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनाई 63 से 64 तक, और 64 में फिर ये प्रेसिडेंट बन गया था। तो ये एंटी कॉलोनिस्ट था भाई। भाई उसने कहा था कॉलोनी क्यों बनाई है आपने हमें, जो भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट होगी या किसी की, तो उन्होंने कहा था हमें आपने कॉलोनी क्यों बनाया हुआ है, हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो बाद में फिर ये आज़ादी हुई इसके, ये इसके इसकी वजह से ही, चुनाचे इसको पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर प्रेसिडेंट। मोजेम्बिक, ठीक है, मोजेम्बिक। मैपोटो, मेरे ख्याल से यही इसका कैपिटल है शायद, कंफर्म कर लेना। मैपोटो है क्या? ऊपर दो तीन भी दिए हुए, मैपोटो ही होगा आई थिंक। मोजेम्बिक, ये ऐसा कंट्री है जिसके फ्लैग पर AK-47 प्रिंटेड है, बस यही इसकी खास बात है। AK-47 प्रिंटेड है इसके फ्लैग पर। फिर रवांडा, रवांडा कंट्री, रवांडा की जीनोसाइड मशहूर है, रवांडा जीनोसाइड। रवांडा जीनोसाइड 7 अप्रैल से 15 जुलाई हुई थी। ये 100 डेज बनते हैं तकरीबन। 1994 की बात है, 1994 की बात है। और 100 दिनों में ये सिविल वार हुई थी। दो एथनिक ग्रुप थे, तुत्सी और ह्योतो, ठीक है, तुत्सी और ह्योतो, ठीक है, तीन कह लें आप, ह्योतो और तवा,
बेसिकली हो तो जो ना वो बड़ा ग्रुप था, ये दो थे माइनॉरिटी में थे, और ये तुत्सी ज्यादा बड़े थे, ज्यादा जंगजू थे, तादाद में ज्यादा थे। तो कुल्हाड़ियों से, ठीक है, बुगदों से, कुल्हाड़ियों से 80 लाख लोगों को कत्ल कर दिया। देखें दुनिया कितनी जालिम है। 100 दिनों के अंदर, 100 दिनों के अंदर 80 लाख लोगों को कत्ल किया तुत्सियों ने, 80 लाख लोगों को, और बुगदों से, कुल्हाड़ियों से। इतना बड़ा जुल्म था। ये ह्योतो है और ये तवा है। ठीक है, तुत्सी को देखें, तुत्सी वैसे कदवाइज बड़े लग रहे हैं यहाँ पर। इसको टेक्निक कैसे है, HKT। ह्योतो ने तुत्सियों को कत्ल किया था। ह्योतो किल्ड तुत्सी, ह्योतो किल्ड तुत्सी, ये याद रखना। बाजू का ये भूल जाते हैं हम कि तुत्सियों ने ह्योतो का कत्ल किया था कि ह्योतो ने तुत्सियों का। वैसे ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि कब कत्ल हुआ था, रवांडा जीनोसाइड कब हुई थी 94 में। तो ह्योतो कितने थे, 84%। तुत्सी बेचारे कितने थे, 15%। अब 1%, जहां देखते थे मार देते थे, जहां देखते थे। पूरे के पूरे शहर उजाड़ दिए। जैम्बिया, लुसाका कंट्री है जैम्बिया का। ठीक है, जैम लोसाका कैपिटल है जैम्बिया। इसका ओल्ड नेम था नॉर्दर्न रोडेशिया। ओल्ड नेम है नॉर्दर्न रोडेशिया। कब इसको चेंज हुआ था, 64 में, ऑन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो उन्होंने कहा अब हम नॉर्दर्न रोडेशिया नाम नहीं रखेंगे, अब हम जैम्बिया नाम रखेंगे। ठीक है, जैम्बेजी रिवर है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब बड़ा रिवर। जैम्बेजी रिवर के नाम पर इन्होंने जैम्बिया नाम रखा। तो जैम्बेजी रिवर कहाँ पर है, अफ्रीका में, ये भी याद रखना। टैग हैमर्सजोल्ड भी यहीं का है। स्वीडन से, सॉरी, स्वीडन से बिलोंग करता है टैग हैमर्सजोल्ड। यंगेस्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ था। कहाँ पर इसकी डेथ हुई थी, जैम्बिया में। ये हमने यूएनओ के वक्त में पढ़ा था जब सिंक्रोनाइजेशन की थी 61 में। एयर क्रैश में इसकी डेथ हो गई थी हैमर्सजोल्ड की। तो जैम्बिया में ये एयर क्रैश हुआ था इसका। ये जहाँ कहाँ रहा था, कांगो, जिम्बाब्वे, हरारे। हरारे इसका कैपिटल है। यहाँ पर एक केव स्क्विकर स्पीशी है फ्रॉग की, जिम्बाब्वे में, बस ये पूछा हुआ है। चलिए, जब क्लास से नेक्स्ट स्टार्ट होगी तब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।